हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दहन के बारे में, ठीक, कि दहन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए दहन। ठीक, दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन किसे कहते हैं। अब देखिए, दहन का मोटा मोटी यही डिफिनेशन का दिया जाता है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। अब कहिएगा सर जी, कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलता है, अनुपस्थिति में जलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। अब प्लस ऊष्मा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यह मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक, यह क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड है। 2 मिनट रुक जाइए, इंक रख लेते हैं। ठीक, तो यह क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है। अब देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है पदार्थ। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जलना क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लस क्या होती है? ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में जलना ही या फिर ऑक्सीकृत होना ही दहन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो ये हम लोग बिल्कुल समझ गए कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले लिखिए दहन का डिफिनीशन, तब जानेंगे इसके मूल इकाई के बारे में। लिखिए किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। दहन कहलाता है। अब कोई आदमी कंफ्यूज इस प्रकार हो जाता है कि भाई ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन कैसे उत्पन्न होगा? क्या हम बिना ऑक्सीजन के रह पाएंगे? यह भी क्वेश्चन तो है। यह क्वेश्चन है कि नहीं, क्या हम बिना ऑक्सीजन के रह पाएंगे? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है और अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक, जैसे कि देखिए C प्लस O2, साइन ऑफ गिव CO2 प्लस क्या आ गया? ऊष्मा आ गया। दूसरा नोट कर दीजिएगा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर
मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड और ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा मैग्नीशियम प्लस N2 Mg3N2 आप प्लस कर दीजिएगा ऊष्मा। अब देखिए, अब स्पष्ट आप लोगों को बिल्कुल हो गया होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन की क्रिया होगी और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। यहाँ पे देखिए, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 और ऊष्मा प्रदान करता है और मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड और ऊष्मा उत्पन्न करती है। बिल्कुल क्लियर है। यानी कि दहन एक वैसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी संपन्न होती है एवं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अब लिखिए दहनशील पदार्थ। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, दहनशील पदार्थ अब लिखिए कि वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है, दहनशील पदार्थ कहते हैं उसको। ठीक, तो इतना क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सबसे पहले। अब लिखिए दहनशील पदार्थ या अदहनशील पदार्थ। दहन तो मेरा मेन टॉपिक है। लिखिए अब दहनशील पदार्थ। लिखिए दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ या इसी को कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, शील पदार्थ। लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है तो उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है, दहनशील पदार्थ कहलाता। उसके बाद देखिए अदहनशील या अज्वलनशील, अदहनशील पदार्थ या करके लिखिएगा अज्वलनशील, अज्वलनशील पदार्थ, शील पदार्थ। लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में, जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है तो उसे अदहनशील या फिर अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहते। एरो दे के लिख दीजिएगा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ठीक, मिट्टी का तेल, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, कोयला इत्यादि दहनशील पदार्थ, इत्यादि
दहनशील पदार्थ इत्यादि क्या है, दहनशील पदार्थ। ईंट, पत्थर, बालू अदहनशील पदार्थ है, लिख दीजिएगा। ईंट, पत्थर, बालू, हरी लकड़ी अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ है, क्या है, अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ। अब कोई अगर पूछे कि फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल, यानी कि दहनशील या फिर अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे हम लोग कहते हैं दहनशील पदार्थ। क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ। और वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है तो उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कोयला है, दहन की क्रिया में जलता है, लेकिन ईंट है, दहन की क्रिया में नहीं जलता है। जलता है, नहीं जलता है, तो ईंट क्या हो जाएगा, अदहनशील पदार्थ। बालू अदहनशील पदार्थ, हरी लकड़ी अदहनशील पदार्थ, तो यह सब अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अब आगे इसके लिखिए कि दहन के अपोषक पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, अगला लिखिए कि दहन के अपोषक पदार्थ। इतना तो नोट कर लिए होइएगा। अब लिखिए दहन के अपोषक पदार्थ। दहन के अपोषक पदार्थ। ठीक, अगर लिखिए दहन के अपोषक पदार्थ। अब देखिए अपोषक, जो पोषक होगा अर्थात पालनहार होगा दहन का, अपोषक मतलब दहन के पालनहार नहीं है। तो लिखिए दहन के अपोषक पदार्थ। अब एरो देके लिखिए दहन के अपोषक पदार्थ। अपोषक पदार्थ वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया का विरोध करता है या दहन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जलती हुई किसी वस्तु को बुझाने की टेंडेंसी रखती है। बुझाने की क्या रखती है, टेंडेंसी रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील पदार्थ भी है, यह जलता भी नहीं है, और यह एक प्रकार का दहन के अपोषक पदार्थ भी है। क्या है, अपोषक पदार्थ, यानी कि दहन की क्रिया का यह विरोध करता है। कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O है। अब जलती हुई वस्तु पर पानी रख दीजिए, वह वस्तु बुझा जाएगी, अर्थात कोई जल रही है कोई वस्तु, और उस पर जाकर के आप पानी डाल दीजिए, तो वह वस्तु का जो दहन होगा वह बंद हो जाएगा, अर्थात H2O भी क्या है, दहन के अपोषक पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है या दहन की क्रिया का विरोध करता है, तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक, लिखिए वैसा पदार्थ। लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में विरोध उत्पन्न करता है। लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में विरोध उत्पन्न करता है। विरोध उत्पन्न करता है या फिर अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दहन के अपोषक पदार्थ। जैसे कर दीजिएगा CO2 दहन के अपोषक पदार्थ है।
दहन के अपोषक पदार्थ है, अपोषक पदार्थ है, क्योंकि यह किसी जलती हुई वस्तु को बुझा देती है, क्योंकि यह किसी जलती हुई वस्तु को बुझा देती है, क्योंकि यह किसी जलती हुई वस्तु को क्या करती है, बुझा देती है। तो यह सब क्या हो जाएगा, दहन के अपोषक पदार्थ होगा। वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में विरोध उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ का CO2 दहन के अपोषक पदार्थ है, क्योंकि यह किसी जलती हुई वस्तु को बुझा देते हैं। अगला लिखिए दहन के पोषक पदार्थ, दहन के पोषक पदार्थ लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया को और तीव्र कर देती है। लिखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया को तीव्र कर देती है, तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। तो उसे दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कर दीजिएगा चीनी, घी, मिट्टी तेल, पेट्रोल इत्यादि। अब देखिए वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया को तीव्र कर देती है, जैसे कि कोई वस्तु जल रही है, उस पर जाकर के चीनी डाल दीजिए, वह और तीव्र गति से जलना चालू कर देती है, तो यह दहन के पोषक पदार्थ है। मिट्टी तेल है, किसी को अगर हम लोग देखते हैं बराबर गांव में देखते हुए कि कभी कभी चूल्हा जो उठता है तो वह नहीं जलता रहता जाड़े के समय में, लेकिन जब उस पर मिट्टी तेल उस लकड़ी पर डालकर माचिस डालते हैं तो तुरंत वह जल जाता है। यानी कि सूखी लकड़ी तो उस समय थी नहीं, भीगी हुई लकड़ी थी, अर्थात जाड़े के समय में ओस के कारण लकड़ी भीग जाता है, तो वह जलता नहीं रहता, अर्थात वह दहन के अपोषक पदार्थ है, दहन की क्रिया का विरोध कर रहा है। लेकिन हम लोग जब ये मिट्टी तेल डालते हैं तो वह जलना क्या कर देती है, चालू कर देती है। तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया को तीव्र कर देती है, तो वह दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। अब यह दहन के पोषक पदार्थ होगा जो दहन की क्रिया को चालू कभी भी नहीं करती है, यानी कि दहन के जो भी पोषक पदार्थ है वह दहन के क्रिया को चालू कभी नहीं करती है। जैसे कि भीगी हुई लकड़ी है, उस पर मिट्टी तेल धा दीजिए और विदाउट माचिस का आग पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा। तो वह कहता है एरो में कि दहन के जो पोषक पदार्थ है वह कभी भी दहन की क्रिया को चालू नहीं करता है। ठीक है, द न्यूट्रिशन ऑफ द कंब्यूजन इट डज नॉट इनिशिएट द कंब्यूजन, यानी कि जो भी दहन के पोषक पदार्थ है, इनिशिएट मतलब चालू, कंब्यूजन मतलब दहन, यानी कि वह कभी भी दहन की क्रिया को चालू नहीं करता। लिख दीजिएगा कि दहन के पोषक पदार्थ दहन की क्रिया को चालू नहीं करता है, दहन की क्रिया को चालू नहीं करता है। ठीक है, चालू नहीं करता है, बल्कि चालू दहन में तीव्र ला देता है, चालू दहन की क्रिया को तीव्र कर देता है, चालू दहन की क्रिया को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देता है।
तीव्र दहन के जो पोषक पदार्थ है दहन की क्रिया को चालू नहीं करता है, बल्कि चालू दहन की क्रिया को तीव्र कर देता है। यह दहन के पोषक पदार्थ और दहन के अपोषक पदार्थ दोनों हो गए। अब लिखिएगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें, तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। अब लिखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक। लिखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, एरो में देख लीजिएगा निम्नलिखित शर्तें, आंसर में निम्नलिखित शर्तें। पहला लिखिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा लिखिए ज्वलन ताप की प्राप्ति, तीसरा लिख दीजिएगा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यही तीन। अब लिखिएगा ज्वलन ताप, यही भी आई है ज्वलन ताप। इस बार पूछे हुआ था कि ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप देखिए जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ करता है उसी न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। The temperature at which the substance or the burning, एक वैसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता वह ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। अब कह रहा है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए दहन के लिए? पहला, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अरे भाई, कोई अगर पदार्थ होगा दहनशील पदार्थ तब तो वह क्या करेगा? जलेगा। जैसे कि यह मार्कर, यह दहनशील पदार्थ है, इधर से आग लगाइए तुरंत यह जलना चालू कर देगा। लेकिन उसी में हम ले लेते हैं कि ईंट को, तो ईंट जलेगा। यह एक प्रकार का ईंट है, मान लीजिए ईंट है। अब इस पर कितने मिट्टी तेल रखिए, डीजल रखिए, क्या यह जलेगा? नहीं जलेगा। जब यह तो अदहनशील पदार्थ है, और दहनशील होगा तो तुरंत जलेगा। जैसे कि यह सूखी लकड़ी है। क्या है? सूखी लकड़ी है, तो यह जब सूखी लकड़ी है तो इसको जब ये मिट्टी तेल डालेंगे, यह जो मिट्टी तेल है, और यहाँ से जब ये तीली यहाँ पे माचिस लाइएगा, माचिस, तो यह तुरंत क्या करेगा? जलना चालू कर देता है। तुरंत क्या करता है? जलना चालू कर देता है। तो दहन के लिए तीन शर्त है। पहला, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। और तीसरा, दहनशील पदार्थ की। तो सबसे पहले ई होगा, तब ज्वलन ताप, और तब दहन के पोषक पदार्थ। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, सूखी लकड़ी होनी चाहिए। ज्वलन ताप
किस तापमान पर यह लकड़ी जल रही है वह तापमान सबसे पहले प्राप्त होना चाहिए। अगर धीरे धीरे जले उसको तेजी से जलाना है तब दहन के पोषक पदार्थ जैसे कि मिट्टी तेल को उपयोग करेंगे, घी का उपयोग करेंगे, इत्यादि का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। तो यही है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए आवश्यक निम्नलिखित 3 शर्तें हैं। पहला दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन ज्वलन ताप की प्राप्ति और तीसरा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसी न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा तो दहन का लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कितना लोग बैठा है,